आदरणीय श्री गौरव वल्लभ जी यहाँ पर पधारे हैं और इस कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गौरव वल्लभ जी को। यदि उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो गौरव वल्लभ जी ने काफ़ी कुछ किया है, आप जरूर उनके बारे में जानते होंगे। हमारे बीच में स्कूल शिक्षा विभाग के संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे बीच में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय वर्मा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, केशरीलाल वर्मा सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बहुत अच्छा संयोग है, चूंकि हमारा परिवार है और परिवार में कुछ पारिवारिक बातें भी बताई जाती हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा एक बार आप सभी को, क्योंकि औपचारिक कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। आज छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजेंद्र तिवारी जी का जन्मदिन भी है, तो मैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं जन्मदिन की, और सभी लोगों से एक बार जोरदार ताली बजाने की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं बाल दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में। और एक बात हम आपसे साझा करना चाहेंगे। हमने पहले भी अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के दौरान आपसे साझा की है ये बातें। हमारे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि हर अभिभावक का ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलवाए, लेकिन निजी स्कूलों की महंगी फीस उनके इस सपने में बाधा बन जाती है। और इसी बाधा को दूर करने और प्रदेश के बच्चों को अच्छा भविष्य प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की सौगात दी, जहां प्रदेशवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्वामी आत्मानंद के नाम पर केंद्रित 171 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने का महती कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज इस पर हम सभी जो यहाँ पर प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए हैं, शिक्षाविद उपस्थित हुए हैं, उन सब के विचार हम इस कार्यक्रम के दौरान जानेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय भूपेश बघेल जी अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं। कुछ ही पलों में वो यहाँ पर आ जाएंगे। हम अपने सभी अतिथियों से आग्रह करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें।
हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नारायण। हमारे बीच में श्री नारायण रामास्वामी, राष्ट्रीय प्रमुख केपीएमजी, एवं श्री माधवन जी, पार्टनर केपीएमजी भी उपस्थित हो चुके हैं। हम स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का आगमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होगा और उनके आगमन के साथ ही आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आगाज किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथिगण की गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है। एक बार पुनः मैं इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम सभी अतिथियों से आग्रह करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें।
हम अत्यंत गौरवान्वित हैं कि एनसीईआरटी से जुड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा, जेडीसीआईटी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, हम उनका स्वागत करते हैं। इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। डॉक्टर शरद कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर डीसीएस एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, हम उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। प्रोफेसर शरद सिन्हा, एचओडी टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिता नुन्ना, हेड डिपार्टमेंट ऑफ को-करिकुलर स्टडीज डीएससी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, इस मंच के माध्यम से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे जो विभिन्न राज्यों से आए वक्ता हैं और प्रतिनिधि हैं, शिक्षाविद हैं, सम्माननीय जन हैं, हम उनको हमारे राज्य की जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ी, उससे भी हम परिचय करा देते हैं। कुछ बातें हम छत्तीसगढ़ी में भी आपसे शेयर कर लेते हैं। ये अब बड़ खुशी की बात है कि हमारे राज्य में पहली घाव 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हुआ थे और ये 2 दिन के आयोजन में जो कई ठन राज्य के संगी साथी मना है, शिक्षाविद मना है, विद्वान मना है, प्रबुद्ध जन मना है, ओमन अपन अपन शिक्षा नवाचार के बारे में जौन प्रयोग करे हैं कोरोना काल के दौरान, विशेषकर हम बात करबो तो अपन अपन अनुभव ला साझा करही और एक दूसर राज्य के बारे में सीखे बर मिली। जम्मू राज्य मन ला एक दूसर के बारे में सीखे बर मिली कि कई कौन ढंग ले अपन अपन राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार कर सकन या शिक्षा नीति में अउ का बदलाव कर सकत हन, जेखर ले लइका मन के शिक्षा में कोनो प्रकार के बाधा झन आवे। और ये बड़ खुशी की बात है कि ये जम्मू आयोजन हुआ थे बाल दिवस के बेरा में, और सब्बो जन के हमन हा स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन एक घमाऊ। और थोड़किन देर में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पहुँची ही, तो तुरते हमन अपन कार्यक्रम ला शुरू कर देबो। तब तक के थोर किन आप मन हा धीरज रख लो। I would like to happily share that we now have with us here Shri Mikin Maheshwari sir, co-founder of Global Alliance for Mass Entrepreneurship. Sir, I welcome you and I request everyone to please give him a huge round of applause. Sir is going to lead a session that we are going to have in next 2 days. We are going to have total of 8 sessions in 2 days, and sir will be leading one of the session as chairperson. Sir is working hard to connect education, employment and children, not only bounding education to schools, but also the implementation in real life. I request everyone to please take their seats, except the stall in charge outside. Others are requested to please come and take their seats. Along with sir, we have some more guests who will be leading the different sessions. We are going to have Shri Vinod Verma sir, advisor to the Honorable Chief Minister, Government of Chhattisgarh. We will have Shri Narayanan Ramaswamy sir, National Leader, Education and Skills. We will have Ms. Yamini Iyer ma'am, President and Chief Executive Center for Policy Research. Dr. Rukmini Banerjee ma'am, Chief Executive Officer, Pratham Education Foundation. Dr. Dheer Jingran sir, Founder Director, Language and Learning Foundation. Shri Biraj Patnaik sir,
Executive Director, Foundation for India. Professor Rishikesh B.S. Sir, Law and Policy, Azim Premji University. We also have Ruchir Garg ji and Dr. Pradeep Sharma ji, Advisor to Honorable Chief Minister, Government of Chhattisgarh. We welcome you all. आप सभी को ज्ञात होगा कि जब पिछले साल मार्च 2019 में कोविड-19 का प्रकोप हुआ तो छत्तीसगढ़ ने छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अंतर्भाग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए। हमारे शिक्षक हमेशा हमारे नायक बने रहे, जो कठिन समय के दौरान लचीलापन और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते गए और सभी छात्रों में सीखने की निरंतरता बनाए रखकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ऊंचा उठाने में अपने सहयोग प्रदान किया। जबकि हम सभी ने देश भर में अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से होने वाले तत्कालीन चुनौतियों का हमने सामना किया, अब इस बात पर चिंतन करने का भी एक अच्छा समय है कि कैसे वास्तव में 21वीं सदी में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम पर पुनर्विचार और पुनर्व्यवस्थित इसे कैसे किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र को वापस बेहतर बनाने का आह्वान शायद सबसे अधिक है और हम छत्तीसगढ़ में एक पहल करके सबसे हाशिए पर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली बनाने पर चर्चा करके उपयुक्त समाधान विकसित करने के लिए भारत और दुनिया भर से पृष्ठभूमि और शिक्षा साझा करके इस आह्वान का जवाब देना चाहेंगे ताकि एक सटीक समाधान निकाल सकें। 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार की स्कूल प्रणाली में व्यवस्थित सुधार हुए हैं, जिसने राज्य में शिक्षा का स्वरूप बदला है। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत करेंगे, सम्मेलन में महामारी के दौरान हमारे अनुभवों से सीखे हुए सबक, इन सब पर चर्चा होगी। 8 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इन बिंदुओं के विषय होंगे: आगामी शालाओं की पुनर्कल्पना, 21वीं सदी के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमी मानसिकता, ऑनलाइन सीखने का भविष्य, बेहतर पुनर्निर्माण, शिक्षा में महामारी से सीख, सरकारी पैमाने पर सुधार, लीडर के रूप में शिक्षक, प्रारंभिक स्तर का सुदृढ़ीकरण और कक्षाओं में समावेशन। इन सभी गंभीर मुद्दों पर हमारे बाहर के राज्यों से आए हुए अतिथि वक्ता के रूप में शामिल होंगे और अपने अपने अनुभव और विचार हम तक साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। दो दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे साथ वर्चुअल रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। और हम आपको ये बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब अमेरिका प्रवास पर थे तो उन्हें निमंत्रण दिया था और उन्होंने वर्चुअल रूप से जुड़कर
इस निमंत्रण को सार्थक कर दिया। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टॉल लगाए गए हैं उसमें इन कोरोना काल के दौरान जो हमारे राज्य में पढ़ाई हुई थी विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो लाउड स्पीकर से शिक्षा हो, चाहे अंगना में माता के द्वारा शिक्षा हो, चाहे विभिन्न प्रयासों के द्वारा जो शिक्षा दी गई, उसको स्टॉल के माध्यम से नवाचार के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की गई ताकि पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, ये विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। दो दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी।
I would like to share flow of today's program. After this inauguration program, we will be having sessions. Our first session will be today based on first key theme of the conclave, Reimagining Schools of Tomorrow. And this will be led by Shri Vinod Verma Sir, Advisor to Honorable Chief Minister Sir, Government of Chhattisgarh. The second session today will be based on vocational education and entrepreneurship mindset for 21st century, and this will be led by Shri Mekin Maheshwari Sir, co-founder Global Alliance and Mass Entrepreneurship. Our third session today will be based on future of online learning, and this will be chaired by Sri Narayanan Ramaswamy Sir, National Leader Education and Skills. These are the sessions we are going to witness here in this auditorium itself. Tomorrow we will be having some more sessions, and first session tomorrow will be Building Back Better, that is lessons from the pandemic. And this will be led by Dr. Rukmini Banerjee Ma'am, CEO, Pratham Education Foundation. Second session of tomorrow will be Governance Reforms at Scale, and this will be chaired by Ms. Yamini Iyer Ma'am, President and Chief Executive, CPR. Third session tomorrow will be Teachers as Leaders, and this will be chaired by Professor Rishikesh B.S., Education and Law Policy, Azim Premji University. After the break tomorrow, we will be having two more sessions. First, Strengthening Early Years, and this will be led by Dr. Dheej Jingran Sir, Founder, Director, Language Learning Foundation. Last session tomorrow will be Inclusion in Classroom, chaired by Biraj Patnaik Sir, Executive Director, NFI. And right now, CM Sir is visiting all the stalls and work done by all the teachers. नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात। 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम, जो कि विशेष तौर पर बाल दिवस पर आयोजन किया गया है, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का यह समागम हो रहा है, और छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि समागम में देश विदेश से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी भाग ले रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय शिक्षा समागम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी। साथ ही विशिष्ट अतिथि हैं माननीय कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव जी, माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय महापौर नगर पालिक निगम रायपुर श्री एजाज ढेबर जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, श्री विनोद वर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, श्री राजेंद्र तिवारी जी, माननीय अध्यक्ष खादी बोर्ड, माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी, श्री गौरव वल्लभ जी। हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
ये बहुत खुशी के बात है कि बाल दिवस के बेरा में हमार छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम हुआ थे। हम आप जम्मू जन के स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। और ये छत्तीसगढ़ में पहली घाव हुआ थे, ये बहुत खुशी के बात है। और आज के हमार मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुप्रभात, नमस्कार, जय जोहार। हम अपने सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथियों और प्रतिनिधियों का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं। 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपने अपने स्थान पर राजगीत के लिए तैयार हो जाएं। सभी सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर राजगीत के लिए तैयार हो जाएं। छत्तीसगढ़ की राजकीय परंपरा का अनुसरण राजगीत के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजगीत प्रस्तुत कर रही हैं जे.आर. दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर की छात्राएं। इसके पश्चात भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साथ, और साथ ही बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करेंगे। शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हैं जे.आर. दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर की छात्राएं।
अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम सभी सम्मानीय अतिथियों को बाल दिवस के विशेष अवसर पर बैच लगाकर हम स्वागत करने जा रहे हैं। और अब हम अभी अपने सभी अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करने मैं आमंत्रित करती हूँ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का स्वागत करने जा रहे हैं स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी। साथ ही समग्र शिक्षा से प्रबंध संचालक श्री नरेंद्र दुग्गा जी से आग्रह शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। SCERT के निदेशक राजेश राणा जी से अनुरोध कि वे शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव जी का स्वागत करेंगे अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे जी। माननीय महापौर नगर पालिक निगम श्री संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश जी का स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर शिवहरे जी। माननीय महापौर नगर पालिक निगम रायपुर श्री एजाज ढेबर जी का स्वागत करेंगे संयुक्त संचालक श्री SK भारद्वाज जी। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सचिव श्री गोयल जी को, डॉक्टर गोयल सर को। साथ ही श्री राजेंद्र तिवारी जी माननीय अध्यक्ष खादी बोर्ड का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ SCERT के उप संचालक श्री उमेश कुमार साहू जी को। माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक श्री आशुतोष चावरे जी को। श्री गौरव वल्लभ जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जी मैं माननीय मंत्री जी के सलाहकार श्री विनोद वर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रदीप शर्मा जी से भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री गौरव वल्लभ जी से सादर निवेदन कि वे स्थान ग्रहण कर लें। श्री गौरव वल्लभ जी का स्वागत करेंगे SCERT के निदेशक राजेश राणा जी। श्री विनोद वर्मा जी का स्वागत करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक श्री अशोक नारायण बंजारा जी। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी का स्वागत करेंगे समग्र शिक्षा से श्री संजीव श्रीवास्तव जी। माननीय कुलपति जी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी का स्वागत करेंगे श्री SK भारद्वाज जी। It feels really great to share that in this conclave,
we have teams from various states, and we also have a team from Kerala. They have brought wonderful portraits of Honorable Chief Minister Sir and Honorable Education Minister Sir. So I would like to invite the team on the stage and present it. Please give them a huge round of applause. I heartily thank Kerala team for doing this honors. Thank you so much. I request all the dignitaries to please take their seats. Thank you so much. Swami Atmanand Government English Medium School. It is the dream of every parent to provide high quality education to their children, but the expensive fees of private schools become a hindrance in their dream. In order to remove this obstacle, the Chhattisgarh government, Honorable Chief Minister Sir, has given the gift of Swami Atmanand English Medium Schools, where the enthusiasm of the people of the state is being seen. 171 excellent English medium schools centered in the name of Swami Atmanand, a pioneer in the field of education, are doing a great job of shaping the future of the children. So let us all be the part of this golden movement and watch a short film based on Swami Atmanand English Medium School. जर्जर इमारतें, खपरेल वाली छतें और बरसात में कक्षा में बनते डबरे। सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यथा कथा सुनते सुनाते कई पीढ़ियां गुजरी हैं और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का मोह भंग होता गया। सबसे बड़ा सवाल था सरकारी स्कूलों पर पालकों और बच्चों का विश्वास लौटाना, ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे भी बड़े सपने देख सके। इस व्यापक चिंता के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। इस तरह स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का आगाज हुआ, जिसके तहत शाला भवन के उन्नयन से ज्यादा महत्व वहां शिक्षा तकनीकों और नौनिहालों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को दिया जाए। प्रदेश में 171 स्कूलों का उन्नयन किया जा चुका है, जहां प्रवेश अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, जहां आने के लिए सिर्फ पालक और विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक शिक्षिकाएं भी लालायित हैं। गरीब परिवारों के बच्चों के मन में आसमान छूने की तमन्ना जाग गई। इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका है अनुभवी सब्जेक्ट टीचर्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक क्लासेस, सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, अनेक किताबों से भरी बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराने वाली लाइब्रेरी, क्वालिटी एजुकेशन के साथ खेलकूद को बढ़ावा देने वाले माहौल ने सरकारी शिक्षा को नए तरीके से परिभाषित किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाकर अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकेंगे। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को जमीन पर उतारा है। उनका मकसद इमारतें खड़ी करनी नहीं बल्कि शिक्षा की तस्वीर बदलने का है, और यह काम कर रही है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। I have selected this school because the level of education and facilities are good at all. I feel very thankful to our Honorable CM Mr. Bhupesh Baghel sir for providing us such great infrastructure and facilities. As a staff, we are getting a best facility and we are happy in working such a condition. मेरे खुद ही 2 बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं, मैं बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब छत्तीसगढ़ बढ़ेगा और निरंतर बढ़ेगा। It is really a proud moment for all of us.
We know that all the schools and colleges were closed indefinitely due to the nationwide lockdown during the transition period. In such a dire situation as well, students' studies should not be affected. For this, Padhai to Har Dwar, an online portal and app was launched by Honorable Chief Minister Shri Bhupesh Baghel ji, through which all the students were safe at home by registering in e-classrooms and were benefited from facilities like study material, educational games and homework. To know more about this scheme, let us see a short film based on Padhai to Har Dwar. कोरोना महामारी के वक्त संक्रमण से बचने बचाने का सबसे बड़ा उपाय था लॉकडाउन, जो जहां था वहीं ठहर गया। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी था कि स्कूल भी बंद कर दिया जाए। इसकी सूचना केंद्र की गाइडलाइन से मिलती थी। ऐतिहासिक चुनौती देखिए कि बच्चे घर से न निकले और उनकी पढ़ाई जारी रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के स्पष्ट निर्देश थे, बच्चों की पढ़ने लिखने की आदत बनी रहे। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था बनाई गई। पढ़ाई तो हर द्वार का नारा गूंजने लगा और तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की मशाल जलती रहेगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस के साथ पढ़ाई का अनुभव लाखों बच्चों और लाखों शिक्षकों के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अमले को एक सूत्र में बांधे रखने का आधार बन गया। लेकिन एक बड़ी समस्या भी सामने आई। छत्तीसगढ़ में आज भी कई स्थान भौगोलिक या अन्य कारणों से इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी की सुगम उपलब्धता से दूर है। ऐसी स्थिति में भी बच्चों से संपर्क स्थापित हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक शिक्षिकाओं को पूरी छूट दी कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जो भी कर सकते हैं करें। अपने क्षेत्र की जरूरतों, संसाधनों, प्रभावी देशज तौर तरीकों और उनके उपयोग से अपने विद्यार्थियों के दिल में उतरने के बारे में शहरों में पारा मोहल्लों के बच्चों की पढ़ाई की गूंज सुनाई देती थी। इन गुरुजनों ने शिक्षा की ज्योति को बुझने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले प्रोत्साहन से हौसलों और नवाचार की ऐसी उड़ान भरी गई जो देश और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया। आइए देखते हैं गुरुजनों के योगदान की बानगी। बस्तर के भाटपाल गांव में लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाने की शुरुआत की गई। बिना स्मार्टफोन वाले बच्चों के लिए मिस्ड कॉल गुरुजी के जरिए पढ़ाई की शुरुआत की। जशपुर में बाइक पर बोर्ड लेकर गांव पहुंचने की बात हो। बस्तर में ब्लूटूथ रेडियो के जरिए पढ़ाई हुई। यहाँ कनेक्टिविटी के अन्य साधन उपलब्ध नहीं थे, वहाँ ब्लूटूथ तकनीक का सहारा लिया गया। कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई के नए नए प्रयोग ने शिक्षा की ज्योत को बुझने नहीं दिया है। जहाँ जैसी जरूरत हो, जहाँ जहाँ इस तकलीफ के समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने और पूरे शिक्षकों ने बहुत समर्पण और मेहनत से काम किया है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर काम करने के लिए धन्यवाद। शिक्षा विभाग या माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता हर बच्चों को विभिन्न पहल और नवाचार के माध्यम से शिक्षा मिली। कोरोना काल के इस विपरीत समय में भी छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। विपरीत समय में भी शिक्षा पहुंची है सबके द्वार। संवेदनशील छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुका है और सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता को समेटे हुए अपनी भावी पीढ़ी को आधुनिक समाज के साथ तालमेल स्थापित कर शिक्षा को मनोरंजक और बेहतर स्वरूप देने के लिए ये विभाग संकल्पित है। हमारे राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी को। Honorable Chief Minister Sir, Honorable Education Minister Sir, and on the dais, our esteemed guests, officials visiting from various 27 states are represented here, and also our guests, friends from NGOs, many famous educationists who are present here, members of media, and of course, most beloved teachers. I would like to present a brief presentation about various educational initiatives we are taking in the state of Chhattisgarh.
Next, please. Next slide. As has been shown in the brief film, we have undertaken a huge initiative. This is our team under the leadership of Honorable Chief Minister. Next, please. Under the leadership of Honorable Chief Minister, a big program for improvement of educational quality in schools has been undertaken, and as part of that initiative, 171 schools have been upgraded from their previous condition into the modern English medium schools, which are as good as any English medium school, any private English medium school in the state of Chhattisgarh. And this is one brief snapshot how courtyard of one Swami Atmanand English medium school has been used, and this is one of the schools in Bastar, which is one of the most Naxal affected area. So in this scheme, almost 200 crore rupees has been spent for infrastructure. A dedicated management committee has been created for each school, giving them autonomy to run this school, and along with that, a special curriculum, day-to-day activity, the whole academic year activities have been planned. Just yesterday we held the first inter-SAGES sports competition also in Raipur, where all 5 zones of the state were represented. So this is our flagship program as on date, and we hope to carry it further into the new frontiers. Second, digital learning. During COVID pandemic, while it was a shock to everyone, and we have done remarkable work through Padhai Tuhar Dwar, now we are carrying it forward through the virtual open school, which is linked to a standardized content online, and through which students can get the lessons, they can interact with their mentor teachers, and also get a certificate in due course of time after clearing the exam. So this virtual school is a new initiative, and it will be discussed in one of the panel discussions also. Third is assessment. In this particular thing, what we have done that in order to first measure the loss of learning which has happened in the COVID pandemic, which has happened across the world, not just in the state of Chhattisgarh. So we are measuring that loss of learning, and we are taking remedial measures. So specific assessment papers were designed to measure the learning level of each of the student, and that specific learning level has been, the data has been entered, and now we are basically analyzing and introducing the remedial measures so that the students are able to regain their previous learning levels and even improve upon it. This is the another unique initiative. Basically, we are giving a special certificate whereby student of class 11th gets enrolled not just into class 11, but also gets enrolled into a vocational course in the local ITI, which is in the nearby vicinity. When the student completes 2 years of ITI, he gets a certificate as well as the 12th certification also, so that the students have an option of either going into the vocational stream further by doing BVOC or other skill courses. They are integrated into the skills framework, or they can continue their academic studies also because they have the 10+2 certification also. This has been done by modification of the course, and it will be discussed in detail in one of the panel discussions. Next. Foundational learning and numeracy. On this, we have incorporated and planned special provisions in our vision document, whereby the learning outcome based specific materials have been developed, and they are also being developed in multiple languages. Even the 4 languages of the border states of Chhattisgarh, whose residents or whose languages speakers are resident in Chhattisgarh, they are being covered.
And also this material will be developed in the local tribal dialects, almost 10 tribal dialects, for which we are using Devanagari as a script because they don't have any script also. So we are working very intensively on the early childhood education. Next, please. Student incentive schemes. Chhattisgarh government is supporting students in addition to what is being provided under the midday meal scheme. Our 6 Naxal affected districts are being provided additional nutritional support beyond the PM Poshan scheme through the state funds. And also class 9 and 10, they are also getting free textbooks beyond the domain of RTE. We hope to take it further. And similarly, scholarship schemes are also, they are being run in addition to what is provided in the national scholarship schemes. So state government has improved upon its budget provision and expenditure under support to the students. Next, please. We are partnering with the more than 20 NGOs, many of which are represented today by their heads. I welcome them all. And in order to ensure that non-government organizations' efforts are in line with the state government initiatives and they are not duplicated by other NGOs, we have formed a special, basically a streamlining system through our State Council for Educational Research and Training, whereby they have been allocated specific domains and specific geographical areas so that we take maximum help from the NGOs and also we can compare and then scale up those initiatives which have been found to be very good. There are some 3 initiatives. One is Seek, Sajak and Akhar Anjor. Akhar means Akshar, the letter. So these 3 initiatives have been doing very well. We hope to scale them up further. Next. Since the teachers are the mainstay of the whole school education, so not just national programs like Nishtha and Diksha, NILP, we have been building throughout even the COVID pandemic their learning communities and their interchange of ideas so that they develop as leaders, as motivators, as they have shown during the COVID pandemic. So teachers' development is one of the core activities which we are undertaking. Next. Padhai Tuar Dwar, on which a short film was just shown. So there have been many such initiatives whereby teachers adapted to the COVID conditions to ensure that the learning environment doesn't die and it is continued throughout the pandemic. So these specific initiatives we have showcased in our stalls also, and so this specific initiative is now being, I would say, institutionalized by way of virtual school, so that even in the future, if there is a requirement, we can always resort to an online mode of learning whenever needed. Next. In this special, I would say, Padhai Tuar Dwar, there were many learnings for us. As you all know, the lockdown was a sudden decision, so there was very little time to address to it. It was done on a mission mode under the guidance of Honorable Chief Minister and day-to-day monitoring by Principal Secretary, sir. And a specific task team was made ready immediately, and then all the basically the content, there was no ready-made content for the syllabus which was being taught online. So the teachers put in their efforts, crowdsourcing was done. So a lot of content was then basically used, setting up of so-called Jugaad Studio. Jugaad Studio is nothing but a makeshift studio for online teaching by the teacher. So you can see some live examples in our halls also. So this was done. Then also, how do we basically streamline this learning? So we created these virtual studios and also collaborated with other organizations.
And reaching out to students was also a huge challenge because many areas of Chhattisgarh are devoid of internet connectivity. For this, our teachers used local solutions such as Bluetooth transfers, which doesn't require an internet connectivity at that particular point. Many of the block headquarters have the internet connectivity, but downstream, they use other methods to share the data, share the educational content so that it reaches the students. Then, even after the online, still there were reaching out, or I would say extension of education, which was done by our teachers, using their local resources, whatever they had. You can see a teacher taking a blackboard along with an umbrella to cover for the shade and rain, just going on his bike to the mohalla of the students and teaching there. Such has been the efforts, and we salute our teachers because they have done marvelous, wonderful work during the COVID pandemic. These are some appreciation tweets by Niti Aayog, by Honorable PM, by various sections of the media. And in fact, for this Padhai to Ardwar, we got from the Computer Society of India, we got a recognition also. So this has been a very steep learning curve, and yet our teachers came out with the flying colors. Thank you so much. धन्यवाद सचिव महोदय। इसके पश्चात विजन 2030 पुस्तिका का विमोचन हम अपने सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तिका का इस मंच के माध्यम से अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज जिनका जन्म दिवस हम बाल दिवस के रूप पर मनाते हैं, उन्होंने कहा था कि दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसे ही बुद्धिजीवियों का आज हम विचार साझा करेंगे इस शिक्षा समागम के जरिए। देश के नौनिहालों के चहेते चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमें अपने अनुभवों से लाभान्वित करने जा रहे हैं अपने वीडियो संदेश के जरिए पद्मश्री से सम्मानित शिक्षा शास्त्री गणितज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह जी। आइए सुनते हैं उनका वीडियो संदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय माकन जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यगण, इस सभा में उपस्थित वरिष्ठ एवं विशिष्ट अतिथिगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिलाइट एंड ऑनर फॉर मी to have been asked to speak on the birth anniversary of our first Prime Minister, the late Pandit Jawaharlal Nehru. Nehru is such a multifaceted and rich personality that no matter what you say about him, it is never going to be complete, it is never going to be enough. And you will excuse me if I begin with a very personal anecdote, which will also give us a glimpse into the kind of man Nehru was. In the 50s, my father had just returned from Paris, having studied mathematics at the Sorbonne. And he was surprised one day to find an invitation asking him to have dinner with India's first Prime Minister. When he went for dinner, there were 4 other young mathematicians invited as well. These were 5 of India's brightest young mathematicians. Much later, when I was born and I grew up, my father used to recount that episode often. Of course, he met Nehru later many times and he met many other prime ministers, but that incident left an indelible imprint on my father's mind. He told me
that for more than 3 hours, the Prime Minister sat with these 5 young men and outlined his vision for India and the role he expected mathematics and science and technology would play in India's growth story. And you can see that this was Nehru talking to 5 young minds, expecting them to play a critical role in India's growth story. Here was a man who was a statesman and a visionary who could see what is likely to happen in the future and what must happen in the future. When you look around and see the kind of progress India has made, whether it is the green revolution, whether the milk revolution, whether our space revolution, whether our revolution in health and medicine, all of these owe their foundation to the vision and efforts of Jawaharlal Nehru. Very few would know amongst the young today in India that if India today is the largest producer of milk in the world, it is because Nehru's time in his government, Kurian was invited to set up Amul Dairy and was given full support by the government. Later, the same Kurian then developed the National Dairy Development Corporation Board, and that board has made India the largest producer of milk in the world. But if you think Nehru was confined only to that kind of activity, think again. It was Nehru who laid the foundations through Homi Bhabha of some of India's greatest science and technology research institutes. He made Bhabha the chairman of the Atomic Energy Commission, and under Bhabha's guidance, India's atomic energy program was set up. Not only that, Bhabha set up, because of Nehru's vision, the Tata Institute of Fundamental Research, which is ranked amongst the greatest institutions of research in mathematics, physics, and the life sciences today in the world. It was Nehru's vision much before independence that adopted a resolution in the annual session of the All India Congress Committee supporting Tata's efforts to set up the Indian Institute of Science in Bangalore. You can read that in the annals of the proceedings of the annual meetings of the All India Congress Committee. It was Nehru's efforts that laid the foundations for our agricultural universities, which have now allowed us to become not just a self-sufficient nation in food grains, but we are amongst the largest exporters of wheat and rice in the world. In spite of successive droughts, India still manages to produce enough rice and wheat to even export. It was Nehru's vision that laid our foundations for our industrial growth. If you had not put in that little capital that India had first into state-backed enterprises, India would not have been able to become the strong industrial power that it has become today. It was Nehru's efforts who set up the Indian Space Research Organization, which allows India to be counted amongst the 3 or 4 nations in the world that has the capability of putting a man on the moon. So India's debt to Jawaharlal Nehru is something that cannot be easily counted, that cannot be easily explained. But no matter how much you delve into the life of Jawaharlal Nehru, into his story, you will see how much we owe him. It is because of him that our universities have become what they have become. In spite of so many setbacks, Nehru's foundations have worked. When I was Vice Chancellor at the University of Delhi, I went through the correspondence that Nehru used to have with so many of my predecessors in the 60s. And I can see the informality that he allowed those Vice Chancellors. The essence of academics is freedom, and Jawaharlal Nehru gave those Vice Chancellors at the University of Delhi freedom for growth, freedom to be able to draw on your own inner resources and become strong. He was a frequent visitor to the University of Delhi. And I have seen so many photographs in our museum which I set up, which show Jawaharlal Nehru with so many visitors going around the campus of the University of Delhi. So there is nothing in the term of realms of human endeavor which is not touched by Jawaharlal Nehru for India's growth. And on this day today, it is but fitting that we recount the services of this great son of India for the growth and progress of our nation. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह सर जी।
और अब वीडियो संदेश की श्रृंखला में अगला व्यक्तित्व जो हम तक जुड़ रहा है वो शिक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। वो व्यक्तित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि थरूर जी वीडियो संदेश के साथ हम तक जुड़ रहे हैं। Hello everyone, this is Shashi Tharoor and my greetings to all assembled for the celebration in Chhattisgarh of Children's Day 2021. Respected Mukhyamantri Ji Bhupesh Baghel, it's a great pleasure to see you taking the lead in this matter, and congratulations for all that you've done to promote education in the state of Chhattisgarh. In these brief words, I must apologize that I can't be with you all because I'm actually at an international conference outside the country. But I do want to say that it's a great pride for all of us who work in the footsteps, in the shadow cast by that giant Jawaharlal Nehru, to acknowledge his amazing contributions to children. His contributions in building up the education system are well known. Without him, there would have been no IITs, there would have been no IIMs. He's the one who started the highest quality educational facilities in India. He insisted that the poor should be able to study, and so massively subsidized education through bodies like the University Grants Commission. At the same time, he was very fond of children in an amazingly sentimental way. And what Nehruji did was to ensure that in everything he thought about the next generation. How would what he believed in actually affect the children who are going to grow up to be the next citizens of India? And let me say that Nehruji's capacity for relating with children is what earned him the title of Chacha Nehru. Because whenever he saw children in a crowd, he was able to reach out to them and connect with them human to human, heart to heart. And this is what endeared him to children. You will see many, many pictures of Nehruji surrounded by children because they actually thrilled him. And as a chacha to the nation and to the children of the nation, Nehruji ensured that his policies, his correspondence, his speeches, his communications reflected that abiding concern for the well-being of children, the humblest, the poorest children, and also the most gifted, the most talented children. He knew they were India's future, and it's because of his faith in children that the next generations have helped to build up the India of today. With my very best wishes and congratulations to Mukhyamantri Bhupesh Baghel and the government of Chhattisgarh, and to all of you celebrating Children's Day, I wish you all a very successful gathering. On behalf of the All India Professionals Congress, of which I have the honor to serve as chairman, it's a particular joy to greet the professionals of the future who are attending and listening to these discussions. All the very best to all of you, and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद शशि थरूर जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस 2 दिवसीय शिक्षा समागम में हमें देश के दिग्गज व्यक्तित्वों को सुनने का अवसर मिल रहा है। इस वक्त मंच पर हमारे साथ भी कुछ दिग्गज मौजूद हैं। बाल दिवस के अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री गौरव वल्लभ जी को वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन से वे हमें अनुग्रहित करें। छत्तीसगढ़ सरकार के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण, विधायक, अधिकारी, शिक्षाविद और आदरणीय साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की 132वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं जिसको जितना पढ़ते हैं एक नया आयाम निकल के आता है। और मैं आज एक नया आयाम उस व्यक्ति के चरित्र का, उस व्यक्ति की सोच का आप सबके सामने लेके आया हूं। हमको ये तो पता है कि पंडित नेहरू ने IITs, IIMs, एम्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आज जो देश में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं
उसकी नींव पंडित नेहरू ने उस समय ही रख दी थी, क्योंकि अचानक से कोई यूनिकॉर्न नहीं बन सकता। पर हमें यह नहीं पता, और इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, कि जो भारत की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें पंडित नेहरू ने कंपल्सरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन की रूपरेखा रखी थी। कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश के लिए, क्योंकि उनकी सोच थी एक ऐसा भारत जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, जिसमें एक व्यक्ति ये पूछ सके कि ऐसा क्यों। उसके ऊपर उस ऐसी सोच नहीं थी कि उस सोच को दबाया जा सके, एक इश्यू उसको लाद दिया जाए, नहीं। एक ऐसी सोच, एक ऐसी स्वतंत्रता, जैसे हमने एक देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद को सुना कि उस सोच में पंडित नेहरू एकेडमिशियन से बात करते थे, वार्ता करते थे, शिक्षकों से बात करते थे, तो उनसे 2 वे कम्युनिकेशन होता था। ये 1 वे कम्युनिकेशन कभी भी देश को या राज्य को शिक्षा या कोई भी और चीज में आगे नहीं ले जा सकता। तो वो सोच थी साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ एजुकेशन की, वो सोच थी इंक्लूसिव एजुकेशन की। और इस इंक्लूसिव और साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कंपल्सरी एंड मैंडेटरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट की रूपरेखा रखी। उसके पश्चात 1-2 आंकड़े दूंगा। यूनेस्को का आंकड़ा है कि पिछले 1.5 साल में देश में 32 करोड़ 32 करोड़ लोगों की, बच्चों की प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री प्राइमरी, टर्शियरी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है, डिस्टॉर्ट हुई है। और उसका कारण हम लोगों को पता है, पर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वो उनके आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 32 करोड़ लोग, बच्चों की एजुकेशन डिस्टॉर्ट क्यों हुई? क्योंकि देश में डिजिटल डिवाइड हो गया था। और वो डिजिटल डिवाइड जो अर्बन सेंटर्स में जो बच्चे थे उनको फेवर करता था वनस्पत रूरल सेंटर्स में, पर छत्तीसगढ़ में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने सेजेस फॉर एजेस की परिकल्पना कर ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिस कॉल का प्रयोग अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचाने के लिए कर लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा आपके द्वार पहुंचा दी। और मुझे वो बड़ा सुखद दृश्य देखा जब एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने दिखाया कि एक बाइक के ऊपर छाता लगा के एक शिक्षक शिक्षा दे रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के कोई अन्य राज्य में इस तरह का चित्र आपको देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह, क्योंकि मैं झारखंड से हूं, झारखंड के बॉर्डर के एक डिस्ट्रिक्ट पे जिस तरह घर के बाहर बच्चे बैठे हैं और सड़क पे खड़ा हुआ शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, ऐसा दृश्य, इस दृश्य ने जो डिजिटल डिवाइड की बात कोरोना के दौरान यूनेस्को ने की, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको नकार दिया। उसका एक अलग परिणाम दिखा दिया देश को। और मुझे जान के आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मैं सुबह शिक्षाविदों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यहां पर जो रूरल सेक्टर है वहां पे एजुकेशन कोरोना के दौरान कम डिस्टर्ब हुई है, और अर्बन सेंटर्स में कोरोना के दौरान एजुकेशन ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। देश में सारे राज्यों में उसके उल्टे परिणाम है, पर छत्तीसगढ़ में रूरल सेक्टर में डिस्टॉर्शन कम है। 2-3 मेरे छोटे छोटे सुझाव है, क्योंकि शासन के सारे शिक्षाविद भी हैं, जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग भी हैं, और हमारे फॉरवर्ड लुकिंग मुख्यमंत्री जी भी हैं। सर, ये सेजेस जो 171 सेजेस के स्कूल खुले, एक बहुत पायोनियर है, एक पाथ प्रोवोकिंग है, एक नई दृष्टि देता है, एक नया रास्ता दिखाता है शिक्षा के अंदर।
पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम सेजेस में एक स्पेशलाइजेशन करें कि इन 171 में से 100 सेजेस हो जो कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आगे बढ़ाए, वहां पे आईआईटी, नीट, इनकी परीक्षाओं की ट्रेनिंग भी उन सेजेस में विश्व स्तरीय देश के प्रतिष्ठित शिक्षक आके उनको पढ़ाए, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है और जो इकोनॉमिक डिवाइड है, मैं इकोनॉमिक डिवाइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक बायस है कोचिंग का, उस बायस को हम खत्म कर सकते हैं सर, अगर हम वहां पर देश के प्रतिष्ठित जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उनके सेशंस कराएं, उनको जो ये परीक्षाएं हैं, भले ही वो नीट हो, भले ही वो जेई हो, भले ही वो वाणिज्य की परीक्षाएं हो, भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन परीक्षाएं हो, उसमें हम जो रूरल सेक्टर में जो हमने सेजेस खोली हैं, जो अर्बन सेंटर्स पे हमने सेजेस खोली है, उनको एक आगे का एक हायर एजुकेशन में भी हम धकेल सकते हैं अगर हम ये काम करें। दूसरा सर, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, एक जो सेक्रेटरी साहब ने एक जुगाड़ प्लेटफॉर्म का भी एक दृश्य दिखाया था। देखिए, मैं खुद शिक्षक हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि शिक्षा में क्या क्या कोरोना के दौरान इश्यूज आ रहे हैं। जुगाड़ प्लेटफॉर्म में या ऑनलाइन एजुकेशन इज ए फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एक रत्ती भर भी संकोच नहीं है, क्योंकि भविष्य की शिक्षा ऑनलाइन पे निर्भर है। पर ऑनलाइन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑनलाइन की सबसे बड़ी चुनौती है कि मेरा डबल वे संवाद नहीं हो पाता है, सिर्फ शिक्षक ही बोलता है, छात्र और शिक्षक का जो आई कांटेक्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बीच में इंटरप्शन करने का छात्र को एक शिक्षक अधिकार देता है, वो ऑनलाइन में कहीं छूट जाता है। तो ऐसे बहुत सरल और कई जगह तो सर मुफ्त ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे इस ऑनलाइन संवाद को बढ़ाया जा सके। उसके लिए ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि कोई सुदूर गांव में अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि पूरे समय इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हमारे लेसन्स, हमारे डिस्कशंस क्लाउड पे हम उसको डाल सकते हैं और वहां से उन क्लाउड से बच्चा जब पढ़ रहा है जब उनको निकाल सकता है। तो ये ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह से डबल छात्र और शिक्षक के संवाद को बेहतर किया जा सके, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा जो पंडित नेहरू का सपना था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सी उनकी बातें मुझे याद आ रही है। देश में मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी चिट्ठियां एक विश्व स्तर की इतिहास की पुस्तक का रूप ले लेती है। अगर वो जो चिट्ठियां लिख रहे हैं उन चिट्ठियों को कंपाइल कर दिया जाता है तो एक पुस्तक बन जाती है। देश के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज के लिए 14 दफा 14 times he was nominated for Nobel Peace Prize, and we are proud to say that। हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री 14 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो चिट्ठियां लिखते थे, उन चिट्ठियों का संकलन विश्व स्तर की इतिहास की पुस्तक बन जाती है। वैसे के वैसे हम तो चाहेंगे, हमारी अभिलाषा ये रहेगी कि जब गांव, छोटे शहर, टियर 2, टियर 3 सिटीज के बच्चे, जब जो कोई समय पे नक्सल अफेक्टेड एरिया के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज भी अच्छा कर रहे हैं, पर अगर सेजेस को और आगे बढ़ाया जाए, उनको और स्पेशलाइज्ड किया जाए, तो हम उनको एक हायर एजुकेशन पे भी ले जा सकते हैं। तो सर, मैं तो आज यही कहूँगा, सेजेस शुड बी फॉर एजेस, और सेजेस को और बढ़ाया जाए। मेरी दिली तमन्ना है कि आप इस 171 के नंबर को इतना बढ़ाएं कि हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक शिक्षक होने के नाते एक बात और कहूंगा सर, जनरली सर सरकारें जो होती है वो एजुकेशन पे ध्यान देती है,
पर शिक्षकों की ट्रेनिंग पे ध्यान कम छूट जाता है, क्योंकि जब तक हम शिक्षकों की ट्रेनिंग को मुहैया नहीं कराएंगे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 साल पहले क्या कोई शिक्षक ने सोचा था कि वो एक आईटी प्लेटफॉर्म पे शिक्षा देगा? 2 साल पहले कोई शिक्षक ने सोचा था कि उसको कंप्यूटर के सामने बैठ के या मोबाइल फोन के सामने बैठ के बोलना होगा और वो शिक्षा प्रसारित होगी और वहां से सवाल भी आ जाएंगे? पर हमने अपने आप को ट्रेन किया, हमने अपने आप को इक्विप किया, हमने अपने आप को जो आधुनिक सूचना तंत्र है उसको समझा और अपने आप को अपने छात्रों को भी समझाया। नतीजा क्या हुआ कि जब कोरोना ने पूरे देश को, दुनिया को डिसरप्ट कर दिया, पर शिक्षक उस समय भी अपने घर पर बैठ के छात्रों को पढ़ा रहा था। जब पूरा देश बंद था, पर शिक्षक अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपने आप को अपस्किल करके, ट्रेन करके छात्रों की जो लर्निंग है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। तो सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि जो शिक्षकों की ट्रेनिंग है वो कई दफा पीछे छूट जाती है, और ट्रेनिंग शुड बी द लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड, एलोस ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग ऐसी हुई कि मैं विज्ञान के शिक्षक को इतिहास की ट्रेनिंग दे दूं तो उसका इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो वो लर्निंग एलो ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो तो मुझे लगता है कि हम जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो पंडित नेहरू का सपना था कि हर बच्चे को देश में कंपलसरी और फ्री, क्योंकि आपने तो सर इंग्लिश मीडियम स्कूलें चालू करके पता नहीं कितने प्राइवेट स्कूल वाले इससे घबरा गए होंगे, क्योंकि 171 पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें चालू हो गई। और मुझे यहाँ पता चला, जब मैं रास्ते में आ रहा था, कई लोगों से बात हुई तो पता लगा इन स्कूलों में आज दाखिला लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही है, इतनी पैरवियां हो रही है जैसे कोई प्रतिष्ठित प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, एक हम लोगों के लिए, आप सबके लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए एक संतुष्टिदायक सीन है कि लोग आज इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इन स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम इन स्कूलों को और थोड़ा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड कर दें तो हम नेक्स्ट लेवल पे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को हायर एजुकेशन के लेवल पर भी आगे ले जा सकते हैं। सर, शिक्षक हूं, शिक्षक को एक बार बोलने का मौका मिलता है तो वो बहुत लंबी लंबी बातें करता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, शिक्षकों के बीच में अपनी बात रख के। और एक बात से अंत करूंगा सर कि आज का जो दिन है, इससे बेहतर दिन शिक्षा समागम के लिए कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आज का दिन वह दिन है जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट, और मैं कौन सा क्षेत्र लूं और कौन सा छोड़ूं, मैं अगर हेल्थ लूं तो एजुकेशन छोड़ दूं, मैं एजुकेशन लूं तो गवर्नेंस छोड़ दूं, मैं गवर्नेंस लूं तो रेलवे छोड़ दूं, मैं रेलवे लूं तो रोड्स छोड़ दूं। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके ऊपर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की अमिट छाप नहीं हो। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। हम अगर इतिहास की बात करें तो उनकी पुस्तकें ऐसी है, मैं गर्व से कहता हूं, कई इतिहासकार इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, मैं गर्व से कहता हूं इतिहासकार वैसी पुस्तकें नहीं लिख सकते जैसी पंडित नेहरू ने इतिहास के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, दुनिया के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तकें और अपने विचार लिखे। मैं कोई राजनीतिक बात आज नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा मेरे साथी शिक्षकों को, कभी समय मिले तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर पढ़िएगा, कभी समय मिले तो माय लेटर्स टू इंदिरा जरूर पढ़िएगा। एक एक लेटर के अंदर इतिहास की एक एक परत को, इतिहास के 100-100 साल की परत खोलते हुए चिट्ठियां हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, फिर बाद में अंग्रेजी सीखी, बोलना सीखी, अंग्रेजी में बातें करना सीखी। सर, जो उसमें लिटरेचर है, जो उसका रिचनेस है,
आज भी मैं पढ़ता हूं तो 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे 1-2 शब्द डिक्शनरी में देखने पड़ते हैं कि इनका शब्द क्या है, इनका अर्थ क्या है। वो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की परिकल्पना। उनकी परिकल्पना थी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट की परिकल्पना थी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज की जो परिकल्पना है मौजूदा केंद्र सरकार की, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की परिकल्पना में आपके पास एक ताकत होती है कि आप पूछ सको व्हाई। अगर मैं यहां पे भाषण दे रहा हूं, मेरा साथी शिक्षक पूछ सकता है, गौरव जी आप क्यों बोल रहे हो, आप में ऐसा क्या है। वो एक परिकल्पना पंडित नेहरू ने देश को दी, इक्विटी की परिकल्पना देश को दी, इंक्लूसिवनेस की परिकल्पना देश को दी, डेमोक्रेसी की परिकल्पना देश को दी, संविधान की परिकल्पना देश को दी। तो मुझे लगता है आज के दिन से बेहतर शिक्षकों के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि पंडित नेहरू सबसे प्रिय बच्चों के हैं, पर शिक्षकों के भी वो इतने ही प्रिय है, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बच्चों का प्रिय और शिक्षकों का प्रिय नहीं हो, क्योंकि बिना शिक्षकों के तो आप बच्चों तक पहुंच ही नहीं सकते। तो शिक्षकों के प्रिय देश के प्रथम प्रधानमंत्री, शिक्षा के प्रिय देश के प्रथम प्रधानमंत्री को आज सादर नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मैंने 2-3 छोटे-छोटे सुझाव दिए, और जो मुझे यहाँ का इनपुट मिला उससे मन अभिभूत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। स्वप्न दृष्टा पंडित नेहरू जी के चिंतन के नए आयाम से हमें परिचित कराने के लिए और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को और समृद्ध करने के लिए जो आपने सुझाव दिए उसका तहे दिल से हम आभारी हैं। इसके पश्चात उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राष्ट्रीय शिक्षा समागम के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, संसदीय सचिव भाई द्वारकाधीश यादव जी, रायपुर के महापौर आदरणीय भाई निजात ढेबर जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन त्रिवेदी जी, खादी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, वक्ता आदरणीय गौरव वल्लभ जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय वर्मा जी, अन्य राज्य से आए हुए सभी शिक्षाविद, विद्वान, विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक शुक्ला जी, सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, एससीईआरटी के निदेशक राजेश राणा जी, समग्र संचालक के नरेंद्र दुग्गा जी, गोयल जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, प्रेस के आदरणीय सभी मित्रों, आज पंडित जवाहरलाल जी का जन्म जयंती बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि हम वयस्क लोगों को भले ही मेरे पास उनके लिए समय ना हो, लेकिन बच्चों के लिए मेरे पास समय ही समय है। और आज इस 2 दिन में बच्चों की शिक्षा बेहतर कैसे हो सकती है, उसमें पूरे हमारे यहाँ विद्वान आए हैं, एनजीओ के लोग आए हैं, बाकी इस प्रबुद्ध लोग यहाँ पूरा अपना व्याख्यान देंगे। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में और क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि 21 वर्ष के छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के भविष्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा समागम हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और इस समागम में प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सब भाग ले रहे हैं और विभिन्न राज्यों के नवाचारी शिक्षक, अधिकारी प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। जब कोरोना का रौद्र रूप पूरे विश्व में को डरा रहा था, स्कूल और कारखाने सब बंद थे, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ ने नेतृत्व करते हुए बहुत से नवाचारी माध्यम से शिक्षण को सतत बनाए रखा। पढ़ाई तुम्हारे द्वार, जैसा पूर्व वक्ताओं ने या स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय हम लोग इसकी शुरुआत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार का, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न केवल अपने छत्तीसगढ़ में बल्कि आसपास के राज्यों में भी अपने पोर्टल के माध्यम से उसका पंजीयन करा के जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के बच्चे भी यहाँ उस ऑनलाइन की पढ़ाई में उसमें भाग ले सकते हैं। पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर 12 जैसा भी स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि वो वहाँ तक लोगों ने उसकी पढ़ाई किए। इस कोरोना काल में जब छुट्टी था उस समय आमाराइट जैसा नवाचार हम लोगों ने शुरू किया, जिन्हें बच्चों ने काफ़ी उसकी सराहना की। नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इसको सराहा। हमारे शिक्षक इससे प्रोत्साहित हुए। छत्तीसगढ़ में जो नवाचार आज सब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसकी चर्चा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम आगामी 10 वर्षों में शिक्षा का क्या नया परिदृश्य होगा उसको तैयार करना, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है उसकी किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, ये पूरी उसका उद्देश्य रहेगा। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से हमारे शैक्षणिक नवाचार गतिविधियों से अन्य राज्यों को अवगत कराएं और अन्य राज्य से पधारे गुणीजनों के विचार, उनके सुझाव, नवाचार से हमारे राज्य के शिक्षकों को अवगत कराएं। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये उसकी पहचान बन सके। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के हमेशा ये शिक्षा को महत्व दिया है। आपने शिक्षा को एजेंडा के रूप में शामिल किया है। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पर जोर दिया, बच्चों को प्रोत्साहित किया। अभी आप लोगों ने सुना हो कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जब शुरुआत की तो उनका सपना था कि हम इतने वर्षों में हम लोगों ने सरकारी तौर पे ऐसा कोई स्कूल नहीं खोल पाए जहाँ पर गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, जहाँ अमीर का बच्चा भी पढ़ सके, जहाँ बड़े अधिकारी चाहे IAS हो IPS उनके बच्चे पढ़ सकें। ये आमतौर पे बोलते हैं कि जो हमारा सरकारी स्कूल है उसमें सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते। तो ऐसा सोच लेकर उनने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन किया, जिसका न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्य में भी इसका चर्चा है। उसको ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूल में लाकर बच्चों को उड़ने के लिए एक मानव आसमान दे दिया है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में RT के तर्ज पढ़ाई होता है, अभी तक केवल 8वीं तक था, उसको हम लोग ने 12वीं तक इसको पढ़ाई करने के लिए सुविधा यहाँ पर बनाया है। कोरोना पीरियड के में बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना लागू करके उनके भविष्य को भी हम लोगों ने संरक्षित किया है। आप सभी आदरणीय वक्तागण आज और कल में जो सकारात्मक चर्चा होंगे उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, सुझाव आप लोगों के होंगे, उस पर अमल करने की पहल की जाएगी। कहा भी गया है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। अपना व्यस्त समय में आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए। अतिथि शिक्षाविद निश्चित रूप से सार्थक चर्चा करेंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा को, प्रदेश को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षा केवल शिक्षा न होकर कौशल युक्त शिक्षा बने, इस दिशा में आप सब अपना सुझाव देंगे। मैं आप सभी को पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
धन्यवाद माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। आपके उद्बोधन से हम अनुग्रहित हुए और अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों का विमोचन करने जा रहे हैं। कुछ और पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे। सर्वप्रथम मैं पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस छत्तीसगढ़ की महान विभूतियां पुस्तिका का विमोचन करवाएं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने मंशा प्रकट की थी कि राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ अंचल की उन महान विभूतियों, समाज सेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, कलाकारों के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए, जिनका जीवन प्रेरणास्पद रहा है और जिन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल का नाम देश विदेश में गौरवान्वित किया है, जिनसे बच्चे प्रेरित हो सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा प्रथम कड़ी में छत्तीसगढ़ के 36 महान विभूतियों की जीवन पुस्तक छत्तीसगढ़ की विभूतियां तैयार की गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस पुस्तक की 2-2 प्रतियां राज्य के सभी शासकीय हाई स्कूलों में वितरण के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर को आदेशित किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन पूर्ण हो चुका है, अगले 1 माह में वितरण कर दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से कॉफ़ी टेबल बुक जो तैयार किया गया है उसका विमोचन करवाने का कष्ट करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पढ़ई तुहर द्वार के जो पिक्चर्स हैं, फोटो हैं, उनको एक एल्बम के रूप में तैयार किया गया है। ये भी साथ में देते हैं। कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में पढ़ई तुहर द्वार के जो पिक्चर्स हैं उनको भी एल्बम के रूप में तैयार किया गया है। हम चाहेंगे कि उसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो। और आज बाल दिवस के विशेष अवसर पर हम संसदीय सचिव महोदय से अनुरोध करते हैं कि राज्य गीत और कैलेंडर के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विमोचन करवाकर आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करें। आपके समक्ष है राजगीत सहित कैलेंडर।
जो छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में वितरित किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से विमोचित की गई पुस्तिकाएं, जिनमें विभिन्न विभूतियों की पुस्तिकाओं को हमने यहाँ पर विमोचन करवाया है, वे छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। और अब हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ले हमार विनती हरे कि ओ मौका माँ ओमन अपन गुरतुर भाखा ले हमार उछाला बढ़ाएं। हमार मुखिया श्री भूपेश बघेल जी जोरदार हाथ ताली संग्रह उखर अभिवादन करें। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ में पधारे सभी अतिथियों और शिक्षाविदों का मैं स्वागत करता हूं। मंच में उपस्थित आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, आदरणीय गौरव वल्लभ जी, आदरणीय भाई द्वारकाधीश यादव जी, आदरणीय भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भाई राजेंद्र तिवारी जी, भाई एजाज ठेबर जी, भाई विनोद वर्मा जी, हमारे केसरी लाल वर्मा जी, और साथ ही हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, और सभी प्रदेश से आए सभी शिक्षाविद, उपस्थित देवियों, सज्जनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व का विषय है कि यहाँ पहली बार राष्ट्रीय स्तर के ऐसे शैक्षणिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान है और खासकर आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अधोसंरचनाएं उन्होंने निर्मित की या निर्माण की शुरुआत की, उसके लिए हमेशा पंडित जी को याद किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था और उन्होंने कहा था बच्चे कलियों की तरह हैं, उनका लालन पालन ध्यान से करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं और कल के नागरिक हैं। आज इस आयोजन के माध्यम से उन्हीं बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में विमर्श हम सब करेंगे। इस बात की भी समीक्षा हम करेंगे कि 75 साल में हम लोगों ने बच्चों के शिक्षण में, शिक्षण के निर्वहन में हमने किस तरह काम किया, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमें कमियां रह गई। यदि शिक्षा की बात करें तो आज़ादी के समय से ही कि शिक्षा नीति हमारी क्या हो, लगातार विद्वानों ने विचार विमर्श किया। और यदि हम भारत के इतिहास हम देखें तो लगातार शिक्षा के प्रति यहाँ के ऋषि मुनियों मनीषियों के बहुत ही आग्रह रहा है। और यदि अंग्रेज़ों के समय में भी आप देखेंगे तो उस समय राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसा आंदोलन उस समय उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ भी अंग्रेजी की शिक्षा हो, यहाँ विज्ञान की शिक्षा हो। यदि आप अंग्रेज़ों के पहले का काल आप देखेंगे तो जहाँ भाषा की शिक्षा होती थी, गणित
और फिर इतिहास की। लेकिन विज्ञान हमारा विषय कभी नहीं रहा। और जो आंदोलन राजा राम मोहन राय ने जो चलाई, तो दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए दोनों विषय, अंग्रेजी और दूसरा विज्ञान, बहुत ज़रूरी था। उसको शामिल करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और बाद के वर्षों में आज़ादी के बाद आपने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में भी इन लोगों की जो वैज्ञानिक पहुंच और उनके लोगों के पहुंचने के जो तरीके थे, उसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयाँ लड़ी गई। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की और आज़ादी के बाद जिस प्रकार से गौरव वल्लभ जी ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की कि जितने भी हमारे संस्थाएं हैं शिक्षण के क्षेत्र में, उसकी शुरुआत नेहरू जी ने की, उसके अधोसंरचना बनाने का काम नेहरू जी ने किया। आदरणीय साथियों, आज हम फिर इस विषय पे हम लोगों का जो आज हम किस दिशा में आगे बढ़ें, इसके बारे में ये जो सत्र 2 दिन का है उसमें हमको विचार विमर्श करना है। अभी जिस प्रकार से डिजिटल के बारे में, ऑफलाइन और ऑनलाइन की शिक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई और छत्तीसगढ़ में हमने इसकी शुरुआत की। जो कोरोना काल था, कोरोना काल निश्चित रूप से वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पूरा हमारा देश प्रभावित हुआ, हमारा प्रदेश प्रभावित हुआ। लेकिन उस दौरान भी जो हमें समय मिला, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में इस चुनौती को कैसे सामना करें। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, न अपने व्यवसायिक केंद्र खोल पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम अपना काम कैसे करें। और उस मामले में लगातार डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग अनेक दौर के बाद हमने मीटिंग की और उसमें लगातार नवाचार हम लोग करते रहे। जिसमें आपने देखा होगा कि गुरुजी किस प्रकार से, कोई छाता वाला गुरुजी है, कोई घंटी वाला गुरुजी है, तो कोई मोटरसाइकिल वाले गुरुजी है, और इस प्रकार से अपने स्कूलों में बच्चों को जाके पढ़ाने का काम किया। ऑनलाइन भी सारे शिक्षकों ने, लगभग 75,000 शिक्षकों ने अपने विषय की रिकॉर्डिंग करके बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हिंदी भाषी उन प्रदेशों में भी हमने आह्वान किया, उसका लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने भी लिया। और जहां हमारे क्षेत्र आप सब जानते हैं कि 44% भूभाग वनाच्छादित है, और ऐसे में वहां आप इंटरनेट की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में ऑफलाइन कैसे पढ़ाई की जाए, तो ब्लूटूथ के माध्यम से, जिस प्रकार से कमलप्रीत ने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया भी, तो उसे ब्लूटूथ को हमने बुलटू के गोठ के नाम से इसकी शुरुआत की, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो कोशिश हमारी ये रही है कि इस विभीषिका में, इस वैश्विक महामारी के दौरान में बच्चों को कम से कम नुकसान हो, बल्कि वो रेगुलर जो उसके पढ़ाई का स्तर है वो लगातार बना रहे। और बल्कि जब बच्चे घर में ही रह रहे हैं, ऐसे में उसकी मानसिक दशा ना बिगड़े, तो घर में जो सामग्रियां हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उसके माध्यम से घर में जो वस्तुएं हैं उससे उसे खेल खेल में कैसे शिक्षा दी जा सकती है, जिसका आपने प्रेजेंटेशन बाहर में प्रदर्शनी लगी है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं है तो देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को उस प्रकार से वो खेले भी और शिक्षा भी प्राप्त करे। ये कोशिश हमारी सरकार के द्वारा की गई, जो काफ़ी सराहा गया। और इसमें न केवल शिक्षक बल्कि हमारे जो घरेलू महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उसको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया। बहुत ज़्यादा इस अवसर पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो नवाचार है उसके बारे में चर्चा हुई। और इसी चर्चा के दौरान में जब हम कोरोना काल में कहीं जा नहीं सकते थे, तो जो निवास कार्यालय है मुख्यमंत्री का, वहीं लगातार रोज बैठ के होती थी। सारे आईएएस अधिकारी होते थे, आईपीएस अधिकारी होते थे, उनके साथ चर्चाएं होती थी। तो बातचीत में निकली, जो मेरे मन में हमेशा
ये बात थी जनप्रतिनिधि के रूप में और एक नागरिक के रूप में कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो आईएएस अधिकारी अपना इलाज करा सके, अपने परिवार का इलाज करा सके। और दूसरा कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें ये आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ बने 21 साल हो गया, कम से कम इस चुनौती को स्वीकार करें। और डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने इसे स्वीकार किया।